नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A रूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट कर रहे हैं। पहले हम गैस अवस्था की यूनिट को खत्म कर चुके हैं। यहाँ पर आज हम जो यूनिट करेंगे ये एक्चुअली आपकी केमिस्ट्री से संबंधित नहीं, कंप्यूटर से संबंधित यूनिट है, क्योंकि आपके फिजिकल केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें कंप्यूटर और मैथ्स दोनों पार्ट है इकट्ठे। उसमें कंप्यूटर्स भी है, उसमें मैथ्स भी है, और बड़ा क्वेश्चन ज्यादातर जो आता है वो कंप्यूटर पार्ट में से आता है। और इसके अलावा आपका जो कंपलसरी कंप्यूटर है, फर्स्ट ईयर में जो कंपलसरी कंप्यूटर का एग्जाम होगा वो भी यहाँ पर होगा। तो इसी वजह से आपको यूनिट करवाई जा रही है, जिससे कि अपनी कंप्यूटर वाली यूनिट यहाँ पर भी हो जाए और इसके अलावा जो कंपलसरी कंप्यूटर है उसका भी काम हमारा हो जाए। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं कंप्यूटर का सामान्य परिचय। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर सबसे पहले अगर अपने बात करें तो कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक तो ये तो इंटरनेट की बात है कि इंटरनेट क्या है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर इस प्रकार की एक युक्ति है जो कि आंकड़ों को दूसरी चीजों के अंदर बदलने का काम करता है। मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें कंप्यूटर के बारे में तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर निर्देशों का एक समूह है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर निर्देशों का एक समूह है जो नियंत्रण में डाटा और लक्ष्य प्रक्रिया करता है। मतलब किसी डाटा पर काम करेगा, किसी लक्ष्य प्रक्रिया करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और सूचना को उत्पन्न करेगा। मतलब कंप्यूटर क्या है? अगर हम कंप्यूटर में कोई डाटा डालते हैं, कंप्यूटर में कोई डाटा डालते हैं तो डाटा को किसके अंदर बदल देता है? सूचना के अंदर बदल देता है। और इस पर क्या करता है? इस पर करता है प्रोसेस, या इसको हम क्या कहते हैं? प्रक्रिया। मतलब कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर डाटा पर प्रोसेस या प्रक्रिया करके उसको किसके अंदर बदल देगा? सूचना के अंदर बदल देगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक प्रणाली है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली या डिवाइस है जो निर्देशों के समूह अर्थात प्रोग्राम के नियंत्रण में, जो उसके अंदर प्रोग्राम डाले जाते हैं, जो उसके अंदर निर्देश डाले जाते हैं, उनके नियंत्रण में रहता हुआ डाटा या लक्ष्य प्रक्रिया करके सूचना उत्पन्न करता है। अर्थात कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोग्राम, जो उसके अंदर प्रोग्राम डाले गए हैं, उन प्रोग्राम के अनुसार ही किसी डाटा या लक्ष्य पर क्रिया करता है और क्रिया करके सूचना को उत्पन्न करता है। कंप्यूटर में डाटा को स्वीकार करके प्रोग्राम को क्रियान्वित करने की क्षमता होती है। अर्थात क्या करता है? कंप्यूटर में हम डेटा डालते हैं और डेटा डालने के बाद में वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसके ऊपर प्रोग्राम लगाता है और उसके आधार पर वो उसको सूचना के अंदर बदल देता है। यह जो डाटा होता है ये इसके ऊपर कौन कौन सी चीजें करता है? मैथमेटिकल चीज भी कर सकता है, लॉजिकल चीज भी कर सकता है। कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने के लिए इनपुट डिवाइस होती है। मतलब कंप्यूटर जो है उसमें डाटा को डालने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस के अंदर आप मॉनिटर के बारे में बात कर सकते हो, इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन जो होता है इनपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक इंक रीडर जो होता है इनपुट डिवाइस है। स्कैनर जो होता है इनपुट डिवाइस है। तो बहुत सारी इनपुट डिवाइस होती हैं इसके अंदर, जिसके आधार पर हम इसमें डाटा डाल सकते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने के लिए इनपुट डिवाइस होती हैं और जबकि क्रिया करने के, प्रस्तुत करने के लिए आउटपुट डिवाइस होती हैं। आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर खुद जो है, उसकी स्क्रीन जो है वो क्या है? एक आउटपुट प्रकार की डिवाइस है। अगर हमें कोई प्रिंट दिया जाता है वो एक आउटपुट प्रकार की डिवाइस होती है। इसके अलावा बहुत सारी आउटपुट डिवाइस बहुत सारी चीजें बनाने के काम में आती हैं। बीम वगैरह आउटपुट डिवाइस होती है। सारी प्राप्त परिणाम को प्रस्तुत करने के लिए आउटपुट डिवाइस होती है। प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है, अब एक तो इनपुट डिवाइस है जो इसके अंदर डेटा को डालेगी, एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें सूचना प्रदान करेगी, एक ऐसी डिवाइस होती है जिस पर प्रोसेस होता है अर्थात प्रोसेसिंग का कार्य होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का दिमाग होता है। उसके बाद अगर हम और कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर क्या है उसको देखते हैं। देखिए, दूसरे शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें निम्नलिखित क्षमताएं होती हैं। सबसे पहले मानव या यूजर द्वारा दिए गए डेटा को स्वीकार करना, इनपुट करना, स्टोर करना और निर्देशों को क्रियान्वित करना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना, लॉजिकल ऑपरेशंस करना, मानव या यूजर की आवश्यकता अनुसार आउटपुट या परिणाम देना। ठीक है, तो ये सारे के सारे
कंप्यूटर के कुछ कार्य या क्षमताएं होती हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर के विभिन्न भाग के बारे में हम बात करते हैं। किसी भी कंप्यूटर के अंदर अलग अलग प्रकार के भाग होते हैं। सबसे पहला होता है सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर को हम सिस्टम भी बोलते हैं सामान्य तौर पर। तो सिस्टम यूनिट के अंदर क्या होता है, सिस्टम यूनिट में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है सीपीयू, और दूसरी डिवाइसेस का अर्थ होता है, मतलब मदरबोर्ड वगैरह, मेमोरी वगैरह सब कुछ इसी के अंदर ही लगी रहती है। उसके अलावा कीबोर्ड और माउस ये डाटा प्रोग्राम को स्वीकार करते हैं और इन्हें सिस्टम यूनिट में प्रेषित करते हैं, इनपुट यूनिट के रूप में काम करते हैं। मतलब इसके अंदर जो कीबोर्ड है या इसके अंदर जो माउस है वो क्या करते हैं, वो जो हम डेटा उनको देते हैं उसको उसके अंदर डालने का काम करते हैं। मॉनिटर और प्रिंटर ये सिस्टम यूनिट से प्राप्त परिणाम को यूजर को देते हैं। ये कंप्यूटर में आउटपुट यूनिट के रूप में काम करते हैं, आउटपुट यूनिट के रूप में काम करते हैं। संपूर्ण कंप्यूटर हार्डवेयर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, एक होता है सीपीयू और एक होता है पेरिफेरल्स। ठीक है, सीपीयू और पेरिफेरल। सीपीयू मुख्य होता है, पेरिफेरल उसके पेरिफेरी के अंदर जो भी अलग अलग चीजें होती हैं। सिस्टम यूनिट में सीपीयू मुख्य हार्डवेयर है, इसलिए इसे सीपीयू के नाम से ही जाना जाता है। सिस्टम यूनिट में एक बॉक्स होता है जिसमें सीपीयू के अलावा कंप्यूटर की कई डिवाइसेस, उसके सर्किट्स होते हैं जो मुख्य परिपथ या मदरबोर्ड पर जुड़े रहते हैं, और इस प्रकार कंप्यूटर का अधिकतर परिपथ जो है सिस्टम यूनिट में ही होता है। सीपीयू को या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को तीन भागों में बांटा जाता है। एक होता है सीयू जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, एक होता है एएलयू जिसको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, और एक होता है मेमोरी। मतलब सीपीयू तीन भागों के अंदर बांटा जाता है, एक सीयू जो कंट्रोल यूनिट है, एक एएलयू जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, और एक होता है मेमोरी। उसके बाद है कंप्यूटर के हार्डवेयर, और कंप्यूटर के हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। पेरिफेरल, सीपीयू और पेरिफेरल दो चीजों के अंदर बांटा गया है। सीपीयू के अंदर तो सीयू आता है जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट है। एएलयू के अंदर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आती है, मतलब जो अर्थमेटिक गणितीय प्रकार की प्रक्रियाओं को करेगी, तार्किक प्रकार की, लॉजिकल प्रकार की क्रियाओं को करेगी, वो एएलयू होता है। तीसरी आती है मेमोरी। ठीक है, और पेरिफेरल के अंदर समस्त प्रकार के इनपुट यूनिट आएंगे, उसके अलावा समस्त प्रकार के आउटपुट यूनिट आएंगे और संग्रह माध्यम आएंगे, मतलब सीडी, उसके अलावा हार्ड डिस्क, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कोई पेन ड्राइव वगैरह हम लगाते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। तो ये कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक सामान्य प्रकार का रेखा चित्र है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कंट्रोल यूनिट क्या करती है और ये सब कुछ कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है, कौन सी चीज कहां होती है, किस प्रकार से होती है। सबसे पहले प्रोग्राम और डेटा हमारे पास होता है, इसको इनपुट यूनिट के माध्यम से सबसे पहले एक तो भेजा जाता है कंट्रोल यूनिट में, ठीक है, और दूसरा इसको भेजा जाता है संग्रह यूनिट में। संग्रह यूनिट से ये आउटपुट में आता है, आउटपुट से हमें परिणाम प्राप्त करवा देता है। ठीक है, देखो यहां से गया कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट इसके ऊपर क्या लगाएगा, अर्थमेटिक या लॉजिकल प्रकार की जो भी चीजें करनी है वो इसको करेगा, करने के बाद वापस इसको संग्रह यूनिट में भेज देगा और यहां से आउटपुट इसका आ जाएगा। ठीक है, या यहां से डायरेक्ट किसके अंदर भेज सकता है, आउटपुट के ऊपर भेज सकता है और इसके अंदर काम हो जाएगा। तो मतलब इतना एरिया जो होता है ये तो सीपीयू का होता है और ये सारा जो है ये पेरिफेरल का एरिया होता है। ठीक है, अब एएलयू जो होती है अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट होती है, ये कंपैरिजन का काम करती है, लॉजिकल का काम करती है, उसकी विभिन्न प्रकार की गणितीय गणनाओं को करेगी, गुणा भाग जोड़ बाकी कुछ भी हम कोई भी गणितीय गणनाएं इसके अंदर करते हैं वो सारी की सारी इसी के अंदर ही होती हैं। मेमोरी यूनिट जो है वो डाटा, निर्देशों और परिणामों को आउटपुट के लिए संग्रह करके रखती है, मतलब अपने पास रखती है। यह एएलयू में डाटा और निर्देशों का आदान प्रदान कंट्रोल यूनिट सीयू के नियंत्रण में करती है। यह सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक पदार्थ से बनी हुई एक आईसी चिप होती है, ये सर्किट चिप होती है। मेमोरी को सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो यह अनेक संग्रह स्थानों, स्टोरेज लोकेशन में विभाजित होती है। इन संग्रह स्थानों को एक संख्या दे दी जाती है जिसे एड्रेस कहते हैं। उसके बाद है संग्रहण यूनिट। संग्रहण यूनिट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए संग्रहण यूनिट में, संग्रहण यूनिट से चीजें इसके अंदर भी आ सकती हैं और यहां से वापस संग्रहण यूनिट में भी जा सकती हैं। सबसे पहले इनपुट यूनिट सीपीयू के लिए डाटा प्रविष्ट किया गया, डाटा कहां पर गया, कंट्रोल यूनिट जहां पर सभी क्रियाओं का निर्देशन है। अब यहां से मेमोरी यूनिट में भी जा सकता है, वहां से मंगवाया भी जा सकता है, ये पूरा सीपीयू है। अब यहां से ये एएलयू में भी जा सकता है और वहां से वापस इसके अंदर भी आ सकता है और डायरेक्ट आउटपुट में जा सकता है। यहाँ ये भी हो सकता है कि ये सब क्रिया होने के बाद यहां से संग्रहण यूनिट में चला जाए, यहां से मंगवाया भी जा सकता है। तो ये कंप्यूटर की क्रियाओं का ब्लॉक डायग्राम है।
मतलब कौन सा पार्ट कौन कौन सी क्रियाओं को करता है उसके लिए डायग्राम है। ये डाटा प्रविष्टि का काम करता है, ये डाटा संग्रहण का काम करता है, ये विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करता है, ये सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए निर्देश प्रदान करता है और ये हमें उसका परिणाम प्रदान करता है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क, टेप इत्यादि को पेरिफेरल कहा जाता है। जो सेकेंडरी, जो कंप्यूटर के अंदर लगी हुई है वो अलग है, लेकिन जो सेकेंडरी प्रकार की स्टोरेज होती हैं उनको पेरिफेरल्स बोला जाता है। अब देखिए पेरिफेरल के तीन भाग होते हैं। एक होता है इनपुट जो कि डाटा को उसको देता है, इसके अंदर कीबोर्ड या जो माउस वगैरह है उसका प्रयोग किया जाता है। आउटपुट, ये जो हमें प्रोसेसिंग के पश्चात परिणाम को प्रस्तुत करती है, ये आउटपुट यूनिट है और इसमें एक स्क्रीन होती है जिसे मॉनिटर कहते हैं। प्रिंटर भी आउटपुट यूनिट के रूप में काम करता है। उसके बाद में देखिए स्टोरेज, स्टोरेज होता है, देखिए यह क्या है स्टोरेज, यह डाटा और प्रोग्राम को भविष्य के लिए संग्रह करके रखता है। स्टोरेज क्या करता है, डाटा और प्रोग्राम को भविष्य के लिए संग्रह करता है। यह प्रक्रिया के पश्चात परिणामों का भी संग्रह कर सकता है। इसे सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम या सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डेटा भी आता है, इसमें प्रोग्राम कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित होते हैं। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप इत्यादि इसके उदाहरण हैं। ठीक है, आजकल ना फ्लॉपी डिस्क का यूज होता है ना मैग्नेटिक टेप का यूज होता है, केवल हार्ड डिस्क का यूज होता है। ठीक है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क में थोड़े से जो हम ये कह सकते हैं कि केवल एमबीज के अंदर, केबीज के अंदर ही डेटा आ सकता था, तो उसका तो उपयोग ही नहीं होता। और हार्ड डिस्क का उपयोग होता है। मैग्नेटिक टेप का तो बहुत पहले से उपयोग बंद हो गया। मैग्नेटिक टेप आपने देखी होगी, पहले जो हमारे घरों के अंदर जो साउंड सिस्टम होते थे, मतलब जो डेक वगैरह होते थे, टेप रिकॉर्डर डेक वगैरह, उनके अंदर एक रील लगती थी, वो मैग्नेटिक टेप होती है। ठीक है, कंप्यूटर के मुख्य भाग और उनके कार्य क्या है। सबसे पहले सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो होता है ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। इसका प्रमुख कार्य प्रोग्रामों को क्रियान्वित करना है। इसके अतिरिक्त सीपीयू कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। मतलब सीपीयू ही सारी चीजों को नियंत्रित करेगा। प्रोग्राम और डाटा इसके नियंत्रण में मेमोरी में संग्रहित होते हैं। इसी के नियंत्रण में आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देता है, प्रिंटर के द्वारा कागज पर छपता है। माइक्रो कंप्यूटर में, बिल्कुल छोटा सा कंप्यूटर जो होता है उसमें सीपीयू एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है। अन्य बड़े कंप्यूटरों में एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर हो सकते हैं। इस सीपीयू के माइक्रो प्रोसेसर पर तीन भागों का परिपथ होता है। वो होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से पूर्व कंप्यूटर का परिपथ ट्रांजिस्टरों को संयोजित करके तैयार किया, मतलब बड़े बड़े ट्रांजिस्टर लगाए जाते थे, उसके बाद में इसका तैयार किया जाता था, जिससे बहुत अधिक संख्या में उसको लगाना पड़ता था। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने लगता था उसका, उसके अलावा उसका साइज बहुत बड़ा रहता था। कंप्यूटर को अधिक कार्य कुशल और बहुपयोगी बनाने के लिए इसके परिपथ में ट्रांजिस्टरों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती गई। इससे ट्रांजिस्टरों का परिपथ बहुत जटिल हो गया, बहुत टेम्परेचर होने से ये खराब भी हो जाता था। तो तब इस प्रकार की एक चिप की आवश्यकता हुई जिसमें अनेक ट्रांजिस्टरों के तुल्य परिपथ हों। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से चिप की खोज की। ये आपस में कनेक्टर्स हैं, सिलिकॉन की चिप इसके अंदर है, इसके अंदर सारी की सारी चीजें होती है। ठीक है, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर सन 1970 में इंटेल कॉर्पोरेशन ने इंटेल 4004 के रूप में तैयार किया। इंटेल 4004 चिप में लगभग 2300 ट्रांजिस्टरों का एक बराबर क्षमता थी, मतलब इसमें 2300 ट्रांजिस्टरों जितनी क्षमता थी। माइक्रो प्रोसेसर का चिप आधे इंच का वर्गाकार सिलिकॉन पदार्थ का टुकड़ा होता है। जो इसका चिप होता है ये केवल आधे इंच का होता है, वर्गाकार टुकड़ा होता है, जो कि एक खोल में छोटे छोटे कनेक्टर्स के माध्यम से व्यवस्थित रहता है। देखिए ये माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। इंटेल 4004 चिप के बाद माइक्रो प्रोसेसर की तकनीक विकसित होती गई और अधिक ट्रांजिस्टरों के बराबर उनका परिपथ होता है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे सर्किट्स इसके अंदर लगाए गए हैं। ये एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसके अंदर सारी की सारी चीजों को जोड़ के माइक्रो प्रोसेसर चिप का निर्माण किया गया है। ये मेन बोर्ड है। तो इस तरीके से जो इंटेल का था वो बनाया गया था। उसके बाद में देखिए, उसके बाद इंटेल ने किसका निर्माण किया, उसने निर्माण किया 80286 इंटेल 80286 में लगभग 1,30,000 ट्रांजिस्टर, और जो इंटेल 80486 है उसमें 12 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर परिपथ डाल दिए। पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकंड, पेंटियम थर्ड, पेंटियम 4, उससे भी ज्यादा क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर आ गए हैं। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब है ऐसी यूनिट जो कि चीजों को कंट्रोल में रखती है। यह भाग कंप्यूटर की आंतरिक अंदर की जो भी क्रियाएं हैं उनको संचालित करता है, इनपुट आउटपुट क्रियाओं का नियंत्रण करता है, मेमोरी और एएलयू के बीच डाटा के आदान प्रदान को क्रियान्वित करता है, निर्देशित करता है, कैसे डाटा कहाँ जाएगा, किस प्रकार से जाएगा, वो सब चीजें इसके अंदर होती है।
नेक्स्ट देखिए, यह प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए प्रोग्राम के निर्देशों को मेमोरी में से प्राप्त करता है। मतलब मेमोरी के अंदर बहुत सारे निर्देश रखे होते हैं और वहां से विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम के निर्देशों को प्राप्त करता है, निर्देशों को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है और उसकी उचित डिवाइस तक पहुंचा देता है, जिससे डाटा प्रक्रिया का कार्य संपन्न हो जाए। कंट्रोल यूनिट एएलयू को यह बताती है कि प्रक्रिया हेतु डाटा मेमोरी में कहां उपस्थित है, क्या क्रिया करनी है तथा प्रक्रिया के पश्चात परिणाम मेमोरी में कहां संग्रहित होना है। मतलब कंट्रोल यूनिट ये बताती है कि कौन सा डाटा कहां पर है, उस पर कौन कौन सी क्रियाएं करनी है और क्रिया करने के बाद जो परिणाम हमें मिलेगा उसको कहां पर संग्रह करके रखना है। इन सभी निर्देशों के विद्युत संकेत सिस्टम बस की नियंत्रक बस के माध्यम से कंप्यूटर के विभिन्न भागों तक संचालित होते हैं। ठीक है, उसके बाद है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह यूनिट डेटा पर अंकगणितीय क्रियाएं करने अर्थात जोड़, बाकी, गुणा, भाग और तार्किक क्रियाएं करने का कार्य करती है। इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो बाइनरी अंकगणित को, बाइनरी 0 और 1 कोड जो होते हैं उसकी गणनाएं करने में सक्षम होता है। एएलयू सभी गणनाओं को पहले सरल अंकगणितीय क्रियाओं में बांट लेता है, जिससे गुणा को, अब देखो एएलयू ने क्या किया, उसको सरल कर दिया। जैसे हमने किसी चीज का गुणा करना है तो वो क्या करेगा, बार बार जोड़ कर देगा उसका, बार बार जोड़ करेंगे तब भी वही चीज आएगी। ठीक है, बार बार जोड़ करेंगे तब भी वही चीज आएगी। तो बाद में इन्हें विद्युत पल्स से आगे परिपथ में संचालित कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमको क्या करना है, 2 को हमने गुणा करना है 4 के साथ में, तो 8 आएगा, तो इसको जोड़ देगा, दो मतलब 4 बार 2 को जोड़ देगा, 2 + 2 + 2 + 2 तो 8 आ गया। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। ये तो हमने गुणा का निशान था, वो इसको सिंपल बना देगा कि 4 बार 2 को जोड़ दो। ठीक है, तार्किक क्रियाओं में एएलयू 2 संख्या या डाटा की तुलना करता है। अब जो लॉजिकल यूनिट होती है, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, उसमें लॉजिकल यूनिट क्या करती है, 2 संख्याएं दे दी उसमें तुलना करना। जैसे हमने 2 संख्याएं दे दी 10 और 11 और हमने उनसे पूछ लिया बड़ी कौन सी है, तो वो इसकी और इसकी तुलना करेगा और तुलना करने के बाद हमें बताएगा कि ये संख्या बड़ी होती है, जिससे प्रोसेसिंग की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक तो होता है सीयू, एक होता है एएलयू, एक होता है रजिस्टर, 3 चीजें इसके अंदर होती हैं। यहाँ पर मेमोरी होती है, इसके अंदर कंट्रोल बस होती है, एड्रेस बस, डेटा बस, इनपुट आउटपुट नियंत्रक, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो विभिन्न भागों की जो चीजें हैं उनमें किस तरीके से जाएगा, किस तरीके से आएगा, उन सभी के बारे में यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, विभिन्न भागों के मध्य नियंत्रक बस द्वारा संकेतों का संचरण यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। अनेक तारों का समूह, यहाँ पर बहुत सारी तारें होती हैं, उनके समूह को बस बोलते हैं। यह बस सिस्टम यूनिट के विभिन्न भागों में विद्युत संकेतों का संचरण करती है। संचरित किए जाने वाले संकेतों के अनुसार बस को नाम दिया जाता है। जैसे सिस्टम यूनिट की बस को सिस्टम बस कहते हैं और कंट्रोल वाली कंट्रोल बस कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एएलयू कंट्रोल से किस प्रकार से करता है, एक्यूमुलेटर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, एएलयू कंट्रोल यूनिट से निर्देश या मार्गदर्शन लेता है। यह मेमोरी से डाटा प्राप्त करता है और मेमोरी में ही सूचनाओं को लौटा देता है। एएलयू के कार्य करने की गति अति तीव्र होती है। यह लगभग 10 लाख गणनाएं प्रति सेकंड की गति से करता है। इनमें कई रजिस्टर और एक्यूमुलेटर होते हैं जो गणनाओं के दौरान क्षणिक संग्रह हेतु क्षणिक मेमोरी का कार्य करते हैं। मतलब चीज को एक बार संग्रह करके रख लिया, आप थोड़ी सी मेमोरी का उसने काम कर दिया। एएलयू प्रोग्राम के आधार पर कंट्रोल यूनिट के बताए अनुसार सभी डेटा मेमोरी से प्राप्त कर एक्यूमुलेटर में रख लेता है। उदाहरणार्थ माना 2 संख्याएं ए और बी को जोड़ना है, कंट्रोल यूनिट ए को मेमोरी से प्राप्त कर एएलयू में पहुंचा देती है। अब यह बी का मान मेमोरी से चुनकर एएलयू में डाल देती है। परिणाम मेमोरी में स्थित हो जाता है, उसको एक्यूमुलेटर में रखा जाता है कि अब इसके ऊपर क्या काम करना है। सबसे पहले डेटा को इकट्ठा किया जाएगा, उसके बाद में उसको एक्यूमुलेटर में रखा जाएगा और उसके बाद में जिस प्रकार से उसके ऊपर काम करना है उस प्रकार का काम उसके ऊपर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर का कार्यकारी संग्रह होता है। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जहां पर डाटा, सूचना और प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान स्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध हो सकते हैं। मेमोरी को प्राथमिक या मेन मेमोरी कहते हैं। मेमोरी में संग्रह के लिए अनेक स्थान होते हैं जिनकी संख्या निश्चित होती है। यह मेमोरी की क्षमता के आधार पर होता है। जैसे मेमोरी आपने सुना होगा 256 KB की भी हो सकती है, 630 MB, 1.2 GB, 4 GB, सारे के सारे मेमोरी होते हैं। प्रत्येक स्थान का एक एड्रेस होता है। जैसे हमारे घर के पते पर शहर का पिन कोड होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर इसका एड्रेस होता है। ठीक है, एक पहचान की संख्या होती है जिसे हम एड्रेस कहते हैं। यदि एक सामान्य पर्सनल कंप्यूटर की मेमोरी 1 MB है, उसका अर्थ यह है कि यह लगभग, यहाँ पर आप देखिए
10,48,576 अक्षरों को संग्रहित कर सकता है। मेन मेमोरी एक सेमीकंडक्टर चिप के अंदर होती है। उसके बाद में कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की, आपने भी इसके बारे में पढ़ा होगा। एक होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डेटा पहले प्रक्रिया से पहले रैम में संग्रहित होता है और सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वहां से प्राप्त कर लिया जाता है। रैम में डेटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप में संग्रहित रहते हैं। कंप्यूटर को बंद करने से या विद्युत आपूर्ति के बंद होने से रैम का संग्रह डाटा मिट जाता है। मतलब ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसमें अस्थायी रूप से पाए जाते हैं जितने भी हमने इसके अंदर डेटा को फीड किया है। और अगर हम कंप्यूटर को बंद कर देंगे या काम करते करते लाइट चलेगी या और कुछ प्रॉब्लम होगी तो वहां से उड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए रैम को वोलेटाइल या अस्थायी प्रकार की मेमोरी कहा जाता है। रैम की क्षमता या आकार विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे 1 MB, 2 MB, 4 MB। आपने आजकल फोन के अंदर भी देखा होगा 2 GB रैम, 4 GB रैम, ये सब रैम होते हैं। और जो रोम होता है वो इससे बड़ा होता है, जैसे 32 GB हो गया, 64 GB हो गया, इस प्रकार के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं रोम या रीड ओनली मेमोरी, इसको रोम बोलते हैं। यह स्थायी मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय, अब जब कंप्यूटर बनाया गया तब उस पर अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर डाल दिए गए। प्रोग्राम का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, उसमें अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर डाल दिए गए। ये सॉफ्टवेयर ही प्रोग्राम कहलाते हैं और इनको रोम के अंदर डाला जाता है। इन्हें पढ़ा जा सकता है, हम उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करके चालू करते हैं तो रोम में पहले से जो संग्रहित प्रकार की सूचनाएं होती हैं वो अपने आप क्रियान्वित होने लग जाती हैं। ये प्रोग्राम कंप्यूटर की सभी डिवाइसेस की जांच करते हैं और जांच करके उसे सक्रिय अवस्था में ले आते हैं। रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्राम बायोस के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। रोम में अन्य आवश्यक प्रोग्राम और गणितीय मानों की सारणी, जैसे अलग अलग प्रकार से, जैसे साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू, tan की वैल्यू, अंडर रूट की वैल्यू, सब कुछ होता है जिनका उपयोग प्रक्रिया के दौरान होता है। कंप्यूटर का स्विच ऑफ करने के बाद भी रोम में संग्रहित अवयव, प्रोग्राम और सारणी नष्ट नहीं होते, अतः रोम नॉन वॉलेटाइल या स्थायी संग्रह माध्यम कहलाता है। रोम एक सेमीकंडक्टर चिप होता है जिसमें प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर संग्रहित रहते हैं। इस प्रकार कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को संयोजन करके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को बना दिया और दोनों को बनाने से जो तकनीक हमारे बनती है उसको फर्मवेयर बोलते हैं, ठीक है। मतलब उसके अंदर हार्डवेयर भी होती है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक तो चिप है और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर डाले गए, तो चिप तो हार्डवेयर होगी और उसको संग्रह करके जो चीज बनाई गई वो सॉफ्टवेयर होगी। तो इन दोनों को संयोजन कर दिया तो फर्मवेयर होगी। रोम एक फर्मवेयर है क्योंकि उसमें दोनों चीजें हैं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी है, उसके अंदर वो एक चिप भी है, तो इसका मतलब हार्डवेयर भी है। तो प्रोम, पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम एक ऐसा रिक्त रोम होता है जिसमें आवश्यकता पड़ने पर विशेष उपकरणों द्वारा प्रोग्राम संग्रहित किए जा सकते हैं, लेकिन एक बार संग्रहित होने के बाद उन्हें वहां पर मिटाया नहीं जा सकता। उसके बाद है ईपीरोम। ईपीरोम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह पीरोम के समान ही होती है, लेकिन इसमें संग्रहित प्रोग्राम पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में मिटाए जा सकते हैं और नए प्रोग्राम को संग्रहित किया जा सकता है। नई तकनीक के ईपीरोम भी होते हैं जिसमें विद्युतीय तकनीक द्वारा मिटाया जा सकता है, इसको ईईपीरोम बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सहायक मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी, वो क्या होती है देखिए। कंप्यूटर में मुख्य स्मृति कार्य तो अति तीव्र गति से करती है, लेकिन इसकी क्षमता सीमित होती है, अतः आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहायक मेमोरी का उपयोग किया जाता है। और इसके लाभ क्या हैं? ये सीपीयू के बाहर स्थित होती है, इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है, इसकी कीमत कम होती है, डेटा सुरक्षित रहता है, इन उपकरणों में रखी सूचनाएं बिजली के जाने पर नष्ट नहीं होती, सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा जा सकता है, डुप्लीकेट कॉपी भी बनाई जा सकती है। अब देखिए आगे सहायक, कोई भी चीज है जैसे सहायक मेमोरी के रूप में हम यूज करते हैं, तो जैसे हमारे पास में आजकल पेन ड्राइव होती है और उसके अलावा हार्ड डिस्क वगैरह होती है, मेमोरी कार्ड होता है, ये सारे इसी तरीके के होते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चुंबकीय टेप दे रखा है। चुंबकीय टेप का आजकल कोई यूज नहीं किया जाता है, इस वजह से इसको पढ़ने का कोई खास फायदा नहीं है। ऑडियो कैसेट के अंदर ही हम जो ऑडियो कैसेट होती है उसी तरीके की होती है, इस पर डाटा रिकॉर्ड किया जाता है और जब इस पर नया डाटा इसके ऊपर नया रिकॉर्ड कर देते हैं तो पुराना डाटा जो होता है वो निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चुंबकीय टेप की हानियां वगैरह हैं। चुंबकीय डिस्क से मैग्नेटिक डिस्क है, उसके बाद में फ्लॉपी डिस्क है, इनका भी कोई खास यूज नहीं किया जाता, इसका भी कोई खास यूज नहीं किया जाता। फ्लॉपी डिस्क का तो हमने कभी यूज किया नहीं। सिंगल साइडेड अगर होती है, देखिए इसकी तो मेमोरी बहुत कम है, जिसकी आजकल हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती हमें।
देखिए मेमोरी फ्लॉपी की दोनों सतहों में वृत्त होते हैं, उसके बीच में ट्रैक बोलते हैं उसको। ये ट्रैक आपको ध्यान होना चाहिए। ट्रैक क्या होता है? सेकेंडरी वृत्तों में विभाजित किया जाता है, ट्रैक कहते हैं। अब देखो इसकी भंडारण क्षमता बहुत कम है, सिंगल साइडेड है। 5.25 इंच की अगर फ्लॉपी हो हमारे पास, उसमें 90 के बी आएगा सिंगल साइडेड में। डबल डेंस इसमें लो डेंसिटी में 180 के बी आएगा, सिंगल डेंसिटी में 180 के बी, डबल डेंसिटी में 360 के बी, और डबल साइडेड हाई डेंसिटी है तो उसमें 1.2 एमबी। मतलब ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर 1.2 एमबी आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, तो उसका आजकल हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर कुछ ही दे रखा है कि किसमें कितने सेक्टर होंगे, कुछ होंगे, अपने को मतलब इनका कोई खास जरूरत नहीं है। आजकल जो यूज किया जाता है वो हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी चीजों का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है हार्ड डिस्क का। इसकी बनावट और कराविधि चुंबकीय डिस्क की तरह होती है, लेकिन इसमें सभी प्लेटें एक एयर टाइट प्रकार के सील बंद डब्बे के अंदर बंद कर दी जाती है, जिससे धूल से बची है। इसकी सभी प्लेटों पर डेटा संचित किए जा सकते हैं, इसे रीड राइट किया जा सकता है। हेड डिस्क की सतह से दूर रखकर डेटा को रीड राइट किया जा सकता है, जिससे डिस्क को क्षति नहीं पहुंचती। इसकी भंडारण क्षमता चुंबकीय डिस्क की तुलना में बहुत अधिक होती है, 20 एमबी से लेकर 16 जीबी या इससे भी ज्यादा। आजकल तो टेराबाइट तक की हार्ड डिस्क आने लग गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क होती हैं। हार्ड डिस्क के लाभ क्या है? भंडारण क्षमता बहुत अधिक है, आकार में छोटी होती है, एक्सेस इसका आसानी से हो जाता है, पैकिंग के कारण नष्ट नहीं होती हार्ड डिस्क की हानियां। ये कंप्यूटर के सीपीयू में एक स्थान पर स्थायी रूप से फिट होती है, और सूचना और डाटा भरने पर यह अनुपयोगी हो जाती है। मतलब जब ये पूरी भर जाएगी तो उसके बाद इसका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। उसके बाद है सीडी रोम। इसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। जो सीडी आप नॉर्मली देखते हो, सीडी डीवीडी वही होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, अर्थात इसमें संग्रहित सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है। इसकी संग्रहण क्षमता बहुत अधिक होती है, लगभग 650 एमबी, क्योंकि इनमें भंडारण के लिए ऑप्टिकल लेजर डिस्क होती है। इसमें रीड राइट के स्थान पर 2 लेजर का उपयोग किया जाता है। एक लेजर डिस्क की सतह पर अति सूक्ष्म गड्ढे बनाकर डेटा को संचित करता है, और दूसरा लेजर प्रकाश संवेदी सतह से पढ़ सकता है। मतलब एक बनाता है, एक पढ़ता है। इसे डिस्क ड्राइव में, कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव होती है, उसके अंदर इसको डालकर सीडी को और इसको चलाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सीडी रोम के लाभ कौन कौन से हैं? अत्यधिक संख्या में डेटा का संग्रहण किया जा सकता है, डेटा का आदान प्रदान है। अब सीडी के अंदर आप डेटा को डालो और उसके बाद उसको कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, उसका आदान प्रदान, अर्थात एक से दूसरी जगह पर इसको ले जाया जा सकता है। किसी एक कंप्यूटर में हमने डाल लिया पूरा का पूरा सिस्टम, और उसके बाद उसको दूसरे कंप्यूटर में डालकर और उसको वहां पर कॉपी कर लिया, तो वो काम भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। आदान प्रदान तीव्र गति से होता है, लाने ले जाने में ये आसान होती है, उपयोग आसानी से किया जा सकता है। सीडी रोम की हानियां कौन कौन सी? नाजुक होती है, संभालना बहुत मुश्किल है, और अगर उसके ऊपर कोई रगड़ लग जाए तो वो खत्म हो जाती है वैसे। उसके बाद में इनपुट, आजकल वैसे यूएसबी वगैरह का भी यूज किया जाता है, मेमोरी कार्ड का भी इसी के अंदर यूज किया जाता है। आगे हम बात करते हैं इनपुट के बारे में। डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर में जिस यूनिट के द्वारा भेजा जाता है उसे इनपुट यूनिट कहते हैं। 2 बोर्ड के अंदर काम करती है, 0 और 1, कंप्यूटर के समझने यूनिट बनाती है। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है? माउस होता है, जॉयस्टिक जो खेलने के काम में आता है, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट, टच स्क्रीन, स्कैनर, ओएमआर, ओसीआर। ये जॉयस्टिक के और भी बहुत सारे काम है, अकेला खेलने के काम में नहीं आता है। उसके बाद है ये सभी डिवाइस स्क्रीन पर किसी चिन्ह को चिन्हित करने के काम में आती है, पॉइंटिंग डिवाइसेस कहा जाता है। मतलब ये सारी की सारी जो होती है ना, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस होती है, क्योंकि ये किसी ने, जैसे आपने देखा होगा माउस को यूज करते हैं, कर्सर घूमता रहता है, तो किसी को पॉइंट करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ पर इनपुट यूनिट कौन कौन सी इनपुट यूनिट क्या करेगी? मेमोरी के अंदर एलयू सीयू के ऊपर काम होगा, रजिस्टर के अंदर जाएगा आउटपुट यूनिट। कौन कौन सी है? कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, माउस है। अब यहाँ पर देखो रोम में बायोस कौन कौन से होते हैं? रोम, रैम, बायोस है, सीयू, एलयू, इसके अंदर ये सारे के सारे बायोस होते हैं। ठीक है, उसके बाद में इनपुट डिवाइस के रूप में माइक्रोफोन को प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें हम अपनी कंप्यूटर आवाज जो है उसको कंप्यूटर में डाल सकते हैं। इनपुट यूनिट जो बाहर के डेटा होते हैं उनको कंप्यूटर के अंदर डालने का काम करता है, उसे बोलते हैं इनपुट यूनिट। नेक्स्ट देखिए आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होती है? वह यूनिट जो कंप्यूटर के अंदर हमने कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से, स्कैनर के माध्यम से, जॉयस्टिक के माध्यम से, इन सब चीजों के माध्यम से हमने उसके अंदर डेटा को प्रविष्ट करवा दिया। अब डेटा को प्रविष्ट करवाने के बाद में उसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होंगी, और क्रियाएं होने, अब यहाँ पर आउटपुट यूनिट के रूप में एक मुख्य आउटपुट डिवाइस स्क्रीन या मॉनिटर का यूज किया जाता है। मॉनिटर में एक टीवी के समान कैथोड रे ट्यूब होती है, जिसमें आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, एक प्रिंटर होता है, एक प्लॉटर होता है। इनपुट यूनिट, सीपीयू, आउटपुट यूनिट, ये सारे के सारे क्या है? आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो आज हमने कंप्यूटर के बारे में बात की। कंप्यूटर की और थोड़ी सी बात हम कल भी करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर भी करेंगे, और ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आउटपुट, इनपुट डिवाइसेस वगैरह के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है।
कल हम थोड़ी इसकी प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे कि इसकी प्रोसेसिंग किस प्रकार से होती है। अब देखिए थोड़ा हार्डवेयर का यहाँ पर अपने देख लेते हैं एक बार, हार्डवेयर कौन कौन सी चीजें। कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं किसी कंप्यूटर सिस्टम के ऐसे भाग जिसे छूकर महसूस किया जा सकता हो हार्डवेयर कहलाते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और कंट्रोल डिवाइसेस हार्डवेयर होते हैं। जैसे यहाँ पर डेटा है, प्रोग्राम है, इसको इनपुट करके इसके अंदर दिया सीपीयू, सीपीयू ने इसको लिया और मेमोरी के अंदर डाल दिया, मेमोरी से वापस इधर लिया, यहां से लेगा, यहां से वापस इसके अंदर आउटपुट को दे देगा। तो आउटपुट में हमें क्या परिणाम प्राप्त होता है, परिणाम प्राप्त होता है। प्रोसेसिंग इसके अंदर होगी, मेमोरी इसके अंदर होगी, इनपुट यहां पर किया जाएगा प्रोग्राम का भी और डेटा का भी, और परिणाम हमें यहां पर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब कंप्यूटर के अंदर ये आउटपुट किस प्रकार से बनता है, यहां से लिया, इसको दे दिया, ठीक है, पूरा प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद में यहां से ऐसे भी ले सकता है, यहां से इसके अंदर भी ले सकता है, वापस इसके अंदर भी डाल सकता है और इसको वापस ले सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रियाएं करता है कंप्यूटर। आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंप्यूटर के अन्य कुछ बातें हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।